तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट तो इस चैप्टर नंबर 10 का हम रिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो किसी वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसके सराउंडिंग में क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ऐसा ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने 1820 में बताया था। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल इसका हम यूज करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ये मेरा राइट हैंड है। इसमें थंब रूल में आपकी जो कर्ल फिंगर रहेगी तो इस तरह से ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये करंट की डायरेक्शन, और ये कर्ल फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब करंट नीचे की ओर फ्लो होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो जब ऐसा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ रही थी। अब देखो करंट उल्टा हो गया, देखो इस तरह से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जाएगी, मतलब ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब करंट फ्लो होता है किसी वायर के अंदर, तब उसके सराउंडिंग में क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है। एक्सपेरिमेंट कैसे करके देखा है, तो ये एक ऐसा कार्ड लेंगे व्हाइट कलर का, और इसमें से एक कंडक्टर पास करेंगे, एक वायर पास करेंगे, और उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। और यहाँ पे हम आयरन की पीस रखेंगे। तो आयरन की पीस अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे आयरन क्या होगा, आयरन की जो पीस है वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से अरेंज होगी, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ओके, अपने आप को एक पर्टिकुलर इसमें अरेंज करेंगे। इसका मतलब करंट पास होता है किसी वायर में से, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, प्रूफ हो जाता है। ओके, बिल्कुल से मैग्नेट की तरह। तो ये है इंट्रोडक्शन। लेकिन हम इसके पहले बात करेंगे कि जब हम बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जिसको हम एफएम बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली क्या होता है, तो जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट की होंगी किसी मैग्नेट के जरिए से या कोई भी अदर वे के जरिए से, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज रखे हैं Q। ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है Q, और ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। और ये जो वेलोसिटी है इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसी है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड को कैसी होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब चार्ज Q v वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तब इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड होता है, वो किस वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है उस पर डिपेंड होता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर होती है तब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो Q चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उस पर वेक्टर का सिंबल नहीं आएगा, v का वेक्टर क्रॉस v का वेक्टर आएगा। ठीक है, तो व्हेन चार्ज Q मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, और ये जो फोर्स होता है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं, इन मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, QVB क्या आएगा, साइन थीटा आएगा।
जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो आपको पता है कि साइन आता है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो वी भी क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये आपको पता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है कभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर ना हो तो तब एंगल बनेगा उनके बीच में थीटा, तो वी भी साइन थीटा आएगा। अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय कैसे दी जाती है? गिवन बाय और लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये बात याद रखना है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये आप लोगों को याद रखना है कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो ये अपना लेफ्ट हैंड, ये जो रहेगी ये वाली चीज, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी फोर फिंगर। तो फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, मिडिल फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी और एक दूसरे को दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। और ये जो थंब रहेगा ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये होगी मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो इसमें फोर फिंगर जो होगी, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स को, एफएम को। ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब ये होगी फोर फिंगर, ठीक है, ये होगी वेलोसिटी और ये होगा फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। तो चलो अब बात करेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। अब किसकी बात करेंगे? तो लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज, इसका टी साइलेंट है। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज ने क्या किया कि लॉरेंज ने बताया कि जब कोई चार्ज क्यू हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये चार्ज क्यू है, ये वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है v वेक्टर, तब इसके ऊपर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ये चार्ज क्यू को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं, साथ साथ इस चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हूं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई दूसरा चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज बोलेंगे। और ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या पैदा करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये सोर्स चार्ज रेस्ट है, ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या पैदा करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि वो कितना फोर्स लगा रही है, मतलब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैग्नीट्यूड में लिखो ये इक्वल टू एम बाई क्यू, फार्मूला होगा। ये जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक रिजल्ट जहां तक वो फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका टेस्ट चार्ज का काम करेगा। तो इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा? Q इंटू यू होगा। सिंपल सी बात है। तो ये दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी को हम लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। तो ये क्या बोलता है कि जब चार्ज को when moving charge Q placed in या move with when charge Q लिख सकते हो कि when charge Q, जब चार्ज Q मूव होगा with velocity then तब with velocity v, इनका में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इन मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ रख दिया उसको मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज Q मूव होगा विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b का वेक्टर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, देन मैग्नेटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू, एक्टिंग ऑन अ क्या, चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू के ऊपर लगेगा। द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट रहेगा, द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। ठीक है, लॉरेंज फोर्स किसके बराबर होगा, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, प्लस क्या होगा, या मैग्नेटिक फोर्स को पहले लिखो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बाद में लिखो, तो क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ लॉरेंज फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या था, क्यू वी वेक्टर इंटू क्या होगा, बी वेक्टर होगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई वेक्टर इंटू क्यू होगा, चार्ज। तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ का वेक्टर इक्वल टू क्यू कॉमन निकलेगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस क्या होगा, ई वेक्टर रहेगा, ये आपका फार्मूला रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये था लॉरेंज फोर्स के बारे में। चलो इसके बाद में आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, अभी तक अपन किसको रख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज क्यू को रख रहे थे। अभी तक के हम चार्ज क्यू को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे। अभी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर, और ये कैरी कर रहा है करंट आए, तो इसमें इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ है ये, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ही कहलाएगा। अभी तक हम चार्ज क्यू को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, तो उसके ऊपर फोर्स आ रहा था। अभी कंडक्टर जो कैरी कर रहा है करंट आए, तो जब करंट कैरी कंडक्टर को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फिर फोर्स आएगा। तो वो फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आपको जब फोर्स पता है, फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉरेंज लॉ, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू मूविंग चार्ज इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, क्यू वी बी साइन थीटा करके, ये फार्मूला है। अब बताओ करंट इस वायर कंडक्टर में से फ्लो हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर से चार्ज भी फ्लो हो रहे हैं, तो करंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, चार्ज फ्लो गिवन टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फोर्स जो निकालना है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इन टर्म ऑफ लेंथ निकालना है। अब ये तो हो गया चार्ज की बात होगी, अब वेलोसिटी को गैप करना है तो लेंथ के फॉर्म में, तो वेलोसिटी यानी क्या होता है, वो चार्ज कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो लेंथ एल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं गिवन टाइम में, बिल्कुल टी। ओके, तो चार्ज की जगह हम लिखेंगे आई इंटू टी लिखेंगे, और वेलोसिटी की जगह वी एल बाय टी लिखेंगे, और ये बी साइन थीटा जैसा का वैसा रहेगा, तो टी सी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई एल बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये होगा इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इस तरह से और साइन थीटा, क्योंकि आई जो स्केलर क्वांटिटी है करंट, तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, आई एल बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज के लिए, करंट और लेंथ के फॉर्म में आई एल बी साइन थीटा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था तो लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर था, ठीक है। अब बात करेंगे मैं एक आर्बिट्रेरी शेप,
अभी आर्बिट्ररी शेप एक कंडक्टर लूंगा इस तरह से, ये होता है आर्बिट्ररी शेप, ये है इस तरह से आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये कैरी कर रहा है करंट आई, जिसके अंदर से करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, बी वेक्टर में। तो इस पे जो फोर्स आएगा, ये आर्बिट्ररी शेप मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन arbitrary long arbitrary shape current carrying क्या कंडक्टर। तो ये आर्बिट्ररी शेप लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा। तो इसके ऊपर फोर्स निकालने के पहले आपको इसके छोटे से एलिमेंट डीएल के वेक्टर पे फोर्स निकालोगे, और छोटे से एलिमेंट डीएल का वेक्टर, इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो इसको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे, और इसके वजह से जो फोर्स आएगा तो वो छोटा सा फोर्स लगेगा, एकदम छोटा सा फोर्स, जीएफ का वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा था, आई डीएल। अगर मैग्नीट्यूड में बात करूंगा तो आई डीएल साइन थीटा होगा, आई डीएल बी है तो आई डीएल बी क्या होगा, साइन थीटा होगा, आई डीएल बी साइन थीटा होगा, आई डीएल बी क्या होगा, साइन थीटा होगा। ओके, अब बताओ, और टोटल फोर्स की बात करूंगा तो डीएफ इक्वल टू क्या होगा, आई डीएल बी साइन थीटा होगा, ठीक है। डीएफ इक्वल टू इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, अब अगर फोर्स आपको निकालना है, टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएफ का। तो इंटीग्रेशन डीएफ बोला तो आई डीएल बी साइन थीटा होगा, तो आई डीएल इंटीग्रेशन डीएल, और क्या होगा, आई बी कॉमन निकालोगे और डीएल भी कॉमन निकालोगे, डीएल बोलते हो साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन डीएल बचेगा। तो ये आपका फोर्स का क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। ओके, आई बी साइन थीटा इंटू क्या होगा, डीएल इंटीग्रेशन डीएल, ये टोटल फोर्स इस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो ये था इस आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, उसकी बात चल रही थी। ओके, अब क्या रखेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर को अपन ने रखे, इस बार हम एक कॉइल को, मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर से, करंट लूप के ऊपर। तो करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल होगी रेक्टेंगुलर कॉइल, इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इस तरह से, ये इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया। किसको, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो ये कॉइल के ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क बात करें टॉर्क की, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर कॉइल बोल सकते हो या रेक्टेंगुलर लूप बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। तो इसके ऊपर ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरी कर रहा है, इस तरह से करंट कैरी कर रहा है। ये PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल है, PQRS ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, PQRS ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये कैरी कर रही करंट आई और इसको रखे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके ऊपर टॉर्क आता है। अब टॉर्क क्या चीज होती है, तो टॉर्क पैदा कब होता है, टॉर्क तब पैदा होता है जब किसी कॉइल के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। जैसे कि ये कॉइल है, तो इसके ऊपर टॉर्क कब आएगा, जब इसके एज पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, तब ये रोटेट होगी इस तरह से, ऐसे। अगर आप बीच में सेंटर में फोर्स लगाओगे दोनों तरफ, इधर में भी देखो ऐसे, इस तरह से, कैसे बताओ आप लोगों को, इस तरह से बीच में अगर फोर्स लगाओगे आप लोग दोनों तरफ से, तो ये कॉइल रोटेट नहीं होगी, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क जो रहेगा वो जीरो रहेगा।
लेकिन इसके एज पे आप इस तरफ एक फोर्स लगाओगे और इस तरफ एक फोर्स लगाओगे, इसे रोटेट होना स्टार्ट करेगी, तब जाके टॉर्क पैदा होता है। तो टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होगी, ये रोटेट होगी टॉर्क की वजह से। तो इसमें ऐसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, मतलब एक अंदर की ओर फोर्स लगेगा एक बाहर की ओर, तो तब जाके रोटेट होगी और तब जाके टॉर्क आएगा। तो टॉर्क के लिए कंडीशन क्या है समझ में आ गया। तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात याद रखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कॉइल की लेंथ है यल, इसकी लेंथ हम मान लेते यल है, और इसकी जो ब्रेड्थ है बेटा ब्रेड्थ बी मान लेते हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इस कॉइल को PQRS को, इस कॉइल को जो करंट कैरी कर रहा है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो इसके अलग अलग एज पे क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं। तो PQ पे जो फोर्स लगेगा, RS पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, मिडिल फिंगर करंट को देगा, मैग्नेटिक फील्ड किसको फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर किसको इलेक्ट्रिक करंट, और जो थंब रहेगा थंब, ये देखो ये और ये थंब जो रहेगा मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब, ये सब ऊपर की ओर रहेगा, दिखा नहीं सकता मैं आप लोगों को, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो फोर्स है ये ऐसा रहेगा, मतलब आप लोगों को समझना है कि ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, और फोर्स इस तरफ बाहर की ओर लगेगा। तो बाहर की ओर दिखाने के लिए ये फोर्स लगेगा। सेम अभी इधर की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर था, फोर्स बाहर की ओर लग रहा था। अभी इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की ओर है, तो करंट के ऊपर की ओर तो मुझे ऐसा घुमाना पड़ेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स अंदर की ओर लगेगा, फोर्स देखो अंदर की ओर लगेगा, तो फोर्स लगेगा अंदर की ओर, ठीक है। अब बताओ क्या QR के ऊपर फोर्स लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ फोर्स जो लगेगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस पे और इस पे जो लगेगा वो जीरो होगा। फोर्स वही फोर्स काम आएगा जिसमें उस वायर की जो लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कुछ एंगल बनाएगी। यहाँ जो ये वायर की जो लेंथ है, ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी तो एक प्रकार की लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल जीरो बन रहा है, इसलिए इसमें फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा होता है, ये आप लोगों को पता है। एल का काम कौन कर रहा है, ब्रेड कर रहा है, ब्रेड कर रही इस वाले इसमें। तो थीटा जो होगा एल और बी और ब्रेड और बी, उसके बीच का एंगल थीटा क्या है, जीरो है, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ILB इंटू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ब्रेड यहाँ पे एल का काम भी कर रहा है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस बार इस पे और इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स इस पे और इस पे लग रहा है ओनली। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये जो फोर्स है, ये दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से इस कॉइल के ऊपर टॉर्क पैदा होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ILB sin थीटा होगा, ILB sin थीटा, क्योंकि लेंथ L है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एरिया होगा, तो I इंटू AB sin थीटा, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होगा। ओके, तो फॉर n टर्न्स के लिए अगर वहां बहुत सारी टर्न्स है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, NIAB sin थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो, NIAB sin थीटा, ठीक है। तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, टॉर्क टाउ, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होगा, ILB sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ब्रेड बी, तो फोर्स को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेंथ इंटू ब्रेड एंड एरिया, तो टॉर्क का होगा IAB sin थीटा, फॉर n टर्न्स के लिए NIAB sin थीटा होगा, ठीक है। अब इसी के प्रिंसिपल पे हम MCG का एक्सप्रेशन निकालेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बात करूंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की,
एमसीजी की बात करूंगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम एमसीजी बोलेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल जो हमने अभी देखे वही प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल, व्हेनेवर, जब कभी भी, व्हेनेवर करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग लूप जब रखते हैं प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन तब टॉर्क acting on a coil, torque acting on a coil, torque acting on a coil, and coil rotate, coil start rotate, coil start क्या करेगी? rotate about its axis of suspension, axis of क्या? suspension, so that magnetic flux passing through the coil, वो क्या हो जाएगा? इट्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब कभी भी करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देन तब टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा एंड कॉइल स्टार्ट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उस कॉइल से जो पास होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो एमसीजी का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होगी, PQRS, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? तो दो हॉर्स शो शेप, ये दो इस तरह से हॉर्स शो शेप की मैग्नेट, इस तरह से नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो दो हॉर्स शो शेप, ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, हॉर्स शो शेप के, घोड़े की जो नाल होती है उस शेप के दो मैग्नेट होते हैं, हॉर्स शो शेप मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसके बीच में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS को प्लेस किए, ठीक है। ये इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। इसका काम क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनाना? रेडियल बनाना, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग बनाना। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है और साथ में स्ट्रॉन्ग बनाता है ये सॉफ्ट आयरन कोर। ये PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने क्या किया? जनरेट किए। तो ये जो यूनिफॉर्म, ये जो PQR जो कॉइल है ये सस्पेंडेड है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से। ये कौन सा वायर है? तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से रिजिड सपोर्ट से क्या सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर और लैम्प का अरेंजमेंट है जिससे हम डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल मेजर करेंगे। तो ये करंट पास होगा यहाँ से, और इधर है हेलिकल स्प्रिंग, ये हेलिकल स्प्रिंग, ये होगा हेलिकल स्प्रिंग जो करंट का आउटलेट का काम करेगा। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में PQRS ये रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और उस जब करंट पास होगा तो इसमें टॉर्क लगेगा। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है NIAB sin थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो थीटा है ना, ये जो लेंथ है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा
NIAB, और इससे टॉर्क की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो होगा फाई। थीटा यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का एंगल है, और फाई यानी कॉइल किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। ये कॉइल जब करंट पास होगा आई तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगी टॉर्क की वजह से। तो इसी टॉर्क की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। कौन सा टॉर्क बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है टाउडी बोलेंगे उसको, या ये भी बोलेंगे। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब इस टॉर्क की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट हुई तो उसको उस कॉइल को ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने का काम कौन करेगा? हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो हेलिकल स्प्रिंग आप लोगों को याद रखना है कि हेलिकल स्प्रिंग, जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। हेलिकल स्प्रिंग प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क सो दैट, जिसकी वजह से so that coil bring back to its original position, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है कॉइल। तो हमको क्या प्रूफ करना है इस एमसीजी में? क्या प्रूफ करना है हमको कि जो कॉइल का जो डिफ्लेक्शन होता है फाई डायरेक्टली वापस होगा करंट को, ये हमको प्रूफ करना है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल मतलब जितना बार कम करंट पास करेंगे उतनी बार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, और उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। करंट जितनी बार पास करेंगे उतनी बार कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट को। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है कि हेलिकल स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, मतलब जितने बार करंट पास करेंगे उतनी बार कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, और जितनी बार कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उतनी बार हेलिकल स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो टाउ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वहां पे कांस्टेंट आएगा जिसको हम ट्विस्ट कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? ट्विस्ट कांस्टेंट बोलते हैं। इस इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, जब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबरी के होंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों कैसे होंगे? बराबरी के होंगे। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला NIAB है, और इसका फॉर्मूला K फाई है। देखो NIAB है और वो क्या है? K फाई है। K फाई। तो अपने को फाई की वैल्यू निकालना है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू डिवाइड में आएगी NIAB अपन में K होगा। तो हमको करंट से मतलब है NAB अपन में K और इंटू में क्या लिखेंगे? I। तो नंबर ऑफ टर्न्स ये कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया ये भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट होगी, और के तो कांस्टेंट है। तो ये सब हट जाएंगे तो फाई डायरेक्टली वो पर्सनल होगा किसको? करंट को हो जाएगा, जब ये चीज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो फ्लक्स मतलब फ्लक्स नहीं है वो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो टाउ आर होगा, और टाउ आर के बारे में बताया मैंने। ये सब एक्सप्रेशन आप लोग शॉर्ट में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलो आगे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के फॉर्म में आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। जिस तरह से जब इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे दो डायपोल है, ये दो पोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, वो इधर भी एल होता है इधर भी एल होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू टॉइसल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो P इक्वल टू Q इंटू टॉइसल ये फार्मूला होता है। और इस डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो इस टॉर्क का फार्मूला होता है P E साइन थीटा होता है, मतलब P E साइन थीटा ये आपका होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये आप लोगों ने
11th क्लास में पढ़े हो। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है, इसके दो फार्मूले होंगे सेम इसी तरह कि दो मैग्नेट हो गए, ये होगा मैग्नेट, एक मैग्नेट होगा। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है। मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। यहां से इधर का डिस्टेंस जेल होता है, इधर का डिस्टेंस जेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो यम होगी। तो इसका फार्मूला होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है यम, तो यम इंटू टॉइस होता है, ठीक है। और इस डायपोल को जब हम कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है यम बी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा, ये एम बी साइन थीटा। तो अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये तो है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का और एक फार्मूला होता है करंट इंटू एरिया, प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू एरिया। जो करंट कैरिंग लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप ये भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। ये जो करंट कैरिंग लूप होता है, ये करंट कैरिंग लूप जो होता है एक सर्कुलर लूप, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट की तरह काम करता है। इससे मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? करंट, यहाँ पे करंट इंटू एरिया ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलो देखते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, करंट और एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट इंटू एरिया होगा। तो फॉर एन टर्न्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एन आई ए, ये भी आप लोगों को याद रखना, एन आई ए। ये तो हो गया, ये जो मैग्नेटिक टर्म में हो गया, ये करंट के टर्म में हो गया। ये क्योंकि जब लूप करंट का काम करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे भी आएगा, सी। तो ये अब बताओ नाउ, टॉर्क का फार्मूला आप लोगों को पता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इज गिवन बाय, तो टॉर्क का फार्मूला आप लोगों को पता है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? जब भी बताया था, एन आई ए बी साइन थीटा होता है। तो एन आई ए ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो टाउ आर इक्वल टू एम बी क्या होगा? साइन थीटा होगा। इन वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में टाउ का वेक्टर इक्वल टू एम का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, ये होगा, ओके। टॉर्क का वेक्टर इक्वल टू एम का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आपने जब डायपोल को, मतलब ये हो गया करंट लूप, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो करंट लूप को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ये करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉइल होगी, ये जो कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, ये तो आप लोगों को पता है। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होगा और कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी, कॉइल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होगी, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फार्मूला हमको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में एम बी क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो ये टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होगी, मतलब कॉइल डिफ्लेक्शन करेगी, कॉइल की पोजीशन चेंज होगी, वर्क होगा और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय, तो उसका फार्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, बस फार्मूला याद करना है। तो ये एम बी साइन थीटा था, तो बस ये माइनस एम बी कॉस थीटा है, बस इतना सा याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है। तो पोटेंशियल को हम यू से डिनोट करेंगे, ओके।
और यहाँ कुछ स्पेशल केस है। तो केस नंबर फर्स्ट है कि थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, ये फाई इक्वल टू 0 रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 रहेगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा, ये थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, कॉस थीटा कितना रहेगा, 1 हो जाएगा। तो देन पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होगी, माइनस एबी होगी, दैट इज मिनिमम होगी, इज मिनिमम होगी, इज मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम मिनिमम हो जाएगी। एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, मतलब इस तरह से, इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट और ये बी एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, ठीक है। और जब केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा हूँ, केस नंबर सेकंड है कि अगर ये थीटा इक्वल टू 180 होगा, दैट इज कॉस थीटा कितना होगा, -1 हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होगा, -1, देन तब यू क्या हो जाएगा, तो माइनस एम बी इंटू -1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एंड एम और बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल हो जाएंगे दूसरे को, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट उस तरफ रहेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहेगी, दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल रहेंगे। तो बस इतना ही आपकी किताब में दिया है, इसका प्रूफ नहीं दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।